नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं मित्र। तो मित्र, आज हम लोग आए हैं प्रश्नों की जो छठी जो श्रृंखला हुई थी, जो आपका अभ्यास छठा हुआ था, उसका हल प्रश्न पत्र लेकर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कि सबसे पहले हम एक चीज़ यह देखते हैं कि हम यहाँ पर जो लेके आए हैं, तो सबसे पहले हम एक यह लेके आए हैं कि जो सामान्य हिंदी का जो छठा वाला प्रश्न पत्र हुआ था, जो छठा हुआ था 6 वाला, यह क्या कौन सा है? 6 वाला है, छठा जो है। ठीक, उसको लेकर आए हैं। आज इसको आपके सामने सॉल्व करवाएंगे। ठीक है। अब देखिए मित्र, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो इसमें विकल्प में दिया गया है यानी, कौइत्री, शमश्रु और शरतचंद्र। ठीक। अब मित्र, यहाँ पे एक बात का ध्यान देना कि जिन लोगों ने इसमें शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया है, तो उसके लिए भी हम आपको एक बात बता देते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा गया यानी, यह भी शुद्ध है। कौइत्री, यह भी शुद्ध है। शमश्रु, यह भी शुद्ध है। और शरतचंद्र, यह भी शुद्ध है। अर्थात इसका जो चारों विकल्प होता है, या चारों विकल्प इसके क्या हैं? चारों विकल्प इसका क्या है? शुद्ध है। ठीक। क्या है? चारों विकल्प इसके क्या हैं? शुद्ध वर्तनी में इसमें कोई भी एक अशुद्ध नहीं है। तो इसलिए जिन जिन लोगों का एक नंबर कम होगा, वो अपने में एक नंबर बढ़ा लेंगे। ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा दिक्कतें आ गई। इसमें चारों विकल्प आपका सही आंसर है। ठीक है। क्लियर है। अब हम लोग आगे चलते हैं मित्र, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बाल्टी किस भाषा का शब्द है? ठीक। लिखा गया बाल्टी किस भाषा का शब्द है। तो बाल्टी शब्द किस भाषा का शब्द है, यह आपको बताना है कि बाल्टी शब्द किस भाषा का शब्द है। ठीक। अब बाल्टी शब्द किस भाषा का शब्द है, यह देखा गया कि बाल्टी शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, विदेशी शब्द है, या देशज शब्द है। तो मित्र यहाँ ध्यान रखिएगा, जो बाल्टी शब्द होता है वह न तत्सम होता है, न तत्सम है, न तद्भव है, न देशज है। ठीक। यह कैसा शब्द है? विदेशी शब्द होता है। ठीक। अब विदेशी में जो बाल्टी शब्द होता है, यह किस भाषा का शब्द होता है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? पुर्तगाली भाषा का यह एक शब्द होता है। और बाल्टी के अलावा, जैसे कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्या कहा गया? गमला, गोदाम, गोदाम, बाल्टी, आलपिन, आलपिन, आलमारी, आलमारी, परात, परात। ठीक। यह जितने भी शब्द होते हैं, यह सब किस भाषा के शब्द होते हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। तो पुर्तगाली भाषा के जो शब्द होते हैं, वह सारे शब्द यह होते हैं। तो जो बाल्टी शब्द होता है, यह क्या है? विदेशी भाषा का शब्द है। विदेशी में किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द होता है। इस चीज को आप एकदम याद रखिएगा कि यह जो बाल्टी शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होता है? अगला प्रश्न होता है कि प्रश्न में दिए गए वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो, उसके अनुसार अक्षर ABCD, अक्षर ABCD छाटिए। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो, तो उसमें टी का आपका उत्तर देना होगा। ठीक। कौन सा उत्तर देना होगा? डी का उत्तर देना होगा। ठीक। अब इसमें देखिए, इसमें दिया गया है कि 116 नंबर में देखिएगा, 116 नंबर में अगर आप देखते हैं, तो उसमें दिया गया कि वाद विवाद की प्रतियोगिता में अच्छा प्रतियोगी वही माना जाता है जो अपने तर्क सप्रमाण सहित प्रस्तुत करता है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो मित्र यह ध्यान रखिएगा कि जब हमने यहाँ पर यह कहा कि वाद विवाद प्रतियोगिता में अच्छा प्रतियोगी वही माना जाता है जो अपने तर्क प्रमाण सहित प्रस्तुत करता है। ठीक। क्या हो गया? यहाँ प्रमाण सहित जो सप्रमाण लिखा गया है, यही क्या है? यही इसमें क्या है? अशुद्ध है। इसी में क्या है? यही अशुद्ध है। यही अशुद्ध होने की वजह से यह जो विकल्प नंबर सी है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यह क्या हो जाएगा? एकदम सही माना जाएगा। क्योंकि यहाँ सप्रमाण नहीं होता है, यहाँ क्या हो जाता है? प्रमाण सहित। ठीक।
सा नहीं लगाना। सहित प्रमाण सहित क्या होता, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे क्या, अपने तर्क पर वह सही प्रस्तुत करता है, प्रमाण सहित प्रस्तुत करता है। ठीक, अब यह जो प्रमाण शब्द है यही यहाँ पर गलत है। ठीक, तो विकल्प नंबर 116 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब 117 में देखिए, 17 में भी वही कहा गया कि जो वाक्य त्रुटिहीन है उसे उसका चयन करना है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें एक दिया गया है क्या, इसमें एक दिया गया है कि मेरी मेरी दृष्टि में हरिश्चंद्र वही हो सकता है जो मुसीबतों में भी अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर दृढ़ रहता है। ठीक, अब मित्र यह ध्यान रखिएगा कि जब प्रतिज्ञा ले ही लिए हैं तो उसमें दृढ़ शब्द का कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक, दृढ़ शब्द का कोई उपयोग नहीं होता है, तो इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी का एकदम सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दृढ़ शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्या कहा, अपनी प्रतिज्ञा के शब्दों पर ही रहता है, जो अर्थात जो प्रतिज्ञा लिया है उसी शब्दों पर वह बना रहता है, वह दृढ़ नहीं रहता। दृढ़ रहने का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर देखिए 118 में दिया गया है। 118 में क्या दिया गया है, यह आप देखिएगा कि प्रत्येक प्रश्न में 4 विभिन्न शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 शुद्ध हैं तथा एक शब्द गलत वर्तनी में लिखा गया है, उस शब्द को छांटना है। ठीक, अब इसमें देखिए एक शब्द गलत वर्तनी में दिया गया, बाकी 4 विकल्प में 3 सही है, एक ही गलत है। ठीक है, इसमें लिखा गया राजमहल, केंद्रीकरण, उज्ज्वल और विच्छेद। अब आप मित्र देखिए कि यह तो प्रश्न अगर आप लगातार हमारे यहाँ के टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे एक पेपर में आया हुआ था यहाँ पे। ठीक, अब इसमें देखिए राजमहल भी सही लिखा गया है, उज्ज्वल भी सही लिखा गया, लेकिन इसमें जो केंद्रीयकरण लिखा गया है या केंद्रीकरण शब्द गलत है, जबकि यह लिखा क्या जाएगा, केंद्रीकरण लिखा जाएगा, केंद्रीकरण लिखा जाएगा। ठीक, क्या लिखा जाएगा, केंद्रीकरण लिखा जाएगा। यह क्या हो जाएगा, आपका शुद्ध उत्तर माना जाएगा। यही क्या जो यहाँ पर केंद्रीकरण लिखा गया यह अशुद्ध है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध क्या हो जाएगा, हमने आपको लिख दिया। ठीक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या, कौन सा अशुद्ध है, बी वाला विकल्प अशुद्ध है। या केंद्रीकरण शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाएगा या इस तरह लिखा जाएगा, इसको क्या माना जाएगा, शुद्ध रूप माना जाता है। इसी को क्या माना जाता है, शुद्ध रूप माना जाता है। चलें आगे। अब देखिए इसमें दिया गया प्रत्येक प्रश्न में 4 विभिन्न शब्द दिए गए, जिसमें से 3 क्या हैं, शुद्ध हैं, और एक इसमें क्या है, अशुद्ध वर्तनी में लिखा गया। अशुद्ध को छांटना है। इसमें देखिए निरोगी कहा गया है, अधोगति कहा गया, अन्योक्ति कहा गया, कवींद्र कहा गया। तो मैं तो ध्यान रखिए कि इसमें जितने भी पद होते हैं सब क्या है, संधि से जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाता निधन रोगी कहा जाए, तो यह जब निधन रोगी कहा जाएगा तो क्या बन जाएगा, निरोगी, यह भी शुद्ध है। अधाधन गति कहा जाए, क्या कहा जाए, अधाधन गति हो जाता है। ठीक, यह भी क्या हो गया, अधोगति बन गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाता, अन्य धन उक्ति। ठीक, अन्य धन उक्ति। तो जब अन्य धन उक्ति से यहाँ पर क्या मिला, आ के साथ उ आया, आ का क्या बना, क्या बन गया, यहाँ पर आ आया है, यहाँ पर क्या है, ओ हो गया, तो यह हो गया। लेकिन यह शब्द जो बनेगा वह क्या बन जाएगा, अन्योक्ति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अन्योक्ति बन जाएगा। लिखा क्या गया, अंत्योक्ति। ठीक, यह जो विकल्प नंबर सी है यह एकदम यही क्या है, यह अशुद्ध वर्तनी है। यह क्या है, अशुद्ध वर्तनी के रूप में आएगा। ठीक, अशुद्ध वर्तनी हो गया। बाकी कवींद्र भी क्या है, शुद्ध लिखा गया है। केवल और केवल विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अन्योक्ति हो जाएगा। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, अन्योक्ति हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। अगला क्वेश्चन जो दिया गया प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों के द्वारा पूर्ति करना है। ठीक है, 4 विकल्पों में देखना है। ठीक है, इसमें दिया गया क्रोच युग में से एक का वध देखकर आदि कवि का हृदय दुख से विकीर्ण हो गया, संकीर्ण हो गया, विदीर्ण हो गया, उत्कीर्ण हो गया। तो मित्र ध्यान रखिएगा, विदीर्ण हो गया मतलब कि क्या हो गया, एकदम दुख से, मतलब कि दुख से भर गया, मतलब इसमें क्या हो गया, दुख की बात हो गई।
तो इसमें क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, विदीर्ण हो गया। ठीक, तो इसको आप 120 क्वेश्चन का क्या करेंगे, सी वाला विकल्प एकदम राइट आंसर होगा। ठीक, अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन होता है वह हमसे क्या कहता है, वह हमसे यह कह रहा है कि प्रश्नों में दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मैंने आज बैंक से 500 का क्या किया, डेड डेड आहरण किया। ठीक, क्या किया, आहरण किया, अपहरण किया, निर्मोचन किया, अनावरण किया। यह विकल्प कोई नहीं मतलब है। ठीक है, इन विकल्पों से कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब देखिए ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में आप बताएंगे इसमें क्या किया गया है। मैंने आज बैंक से 500 रुपए का डैश 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 करके किया है, मतलब आहरण किया है, अपहरण किया है, निर्मोचन किया, अनावरण किया है। अनावरण का अर्थ क्या होता है, उद्घाटन करना होता है। अपहरण मतलब किडनैप कर लेना है। निर्मोचन मतलब दिखावा होता है। ठीक, आहरण मतलब क्या होता है, ग्रहण करना होता है। 500 रुपए हमने क्या किया, आहरण किया। ठीक, तो विकल्प नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा, आहरण। ठीक, तो इसको आप लोग एकदम 121 का ए वाला विकल्प एकदम आप सही कर लीजिएगा। कौन सा, 121 का ए वाला विकल्प एकदम सही कर लीजिएगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्र। इसमें दिया गया कि इसमें से सही उपयुक्त तो विकल्प चुनना है। ठीक, किसका निरीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, किसका निरीक्षण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निधन इक्षण होगा, निर्धन इक्षण होगा, निरीधन अक्षण होगा, निरहधन अक्षण होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, निर्धन अक्षण यह भी गलत है, निर्धन इक्षण यह भी गलत है। ठीक, निराधन अक्षण लिखा गया यह भी गलत है। बच्चा आपके पास क्या, निधन, निधन इक्षण। अब मित्र यहाँ देखिए जैसे कि निह शब्द लिखा जाता है ना, निह लिखा जाता है, निह का क्या लिखा जाता है, इक्षण लिखा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, विसर्ग का क्या बना, रा, इसके साथ बड़ी की मात्रा लग गई। क्या लग गई, बड़ी की मात्रा लग गई। तो दोनों हमने मिला दिया तो क्या बन गया, निरीक्षण बन गया। ठीक, तो इस तरह इसमें कौन सी संधि हो जाती है, विसर्ग संधि होती है। और यह शब्द संधि विच्छेद इस तरह से होता है। ठीक, अब देखिए अगला जो प्रश्न दिया गया, प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए, उसमें से किसी एक को चुनना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन का, ठीक है, इसको कोई। अब निर्विवाद का क्या करना है, संधि विच्छेद चुनना है। ठीक है, निर्विवाद का क्या चुनना है, संधि विच्छेद चुनना है। ठीक, तो चलिए इसमें आप चुन के बताइए कि इसमें जो निर्विवाद का सही संधि विच्छेद चुनना हुआ कैसे होगा। निर्विवाद का सन विच्छेद, निर्धन विवाद होगा, निधन विवाद होगा, निधन विवाद होगा, निधन विवाद होगा। अब देखिए कि जब हम इसका विच्छेद चुनते हैं तो इसका हमेशा क्या हो जाता है, निधन विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है, निधन विवाद हो जाता है। ठीक, कैसे, यहाँ पे क्या आया है, विसर्ग, विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ होता है, रा के साथ हो जाता है। ठीक, इसके बाद छोटी लग रही है तो छोटी से कोई मतलब नहीं होती, इसके साथ हलन लग जाएगा। तो यह शब्द क्या बन जाएगा, निर्विवाद बन जाएगा। ठीक, क्या बन जाएगा, निर्विवाद बन जाएगा। तो अब देखिए कि यही वाला शब्द पूछा गया है ना, तब इसमें देखिए विकल्पों में कौन सा सही है, यह भी गलत है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। सही कौन सा है, विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर है, इसको आप एकदम लॉक कर दीजिएगा, विकल्प नंबर बी। क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मित्र। अब आगे बढ़ते कहा गया है कि मुहावरे के अर्थ विकल्प को चुनिए। अब देखिए 124 क्वेश्चन के लिखा क्या गया, मुहावरा पाँव भारी होना। पाँव भारी होना, लज्जित होना, गर्भवती होना, स्तंभ होना, पैरों में सूजन आ जाना। क्या होता है, जब कहा जाए पाँव भारी होना, इसका अर्थ क्या हो जाता है, पाँव भारी होने का अर्थ क्या हो जाता है, गर्भवती होना। ठीक, क्या हो जाता है, गर्भवती होना। तो विकल्प नंबर भी एकदम राइट आंसर है। ये तो बहुत प्राचीन कहावत के रूप में अभी आता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी है क्या कि 125 का है कि बाल की खाल निकालना।
बाल को जड़ से उखड़वाना होता है, किसी बात की तय तय तक पहुंचना होता है, तह तक पहुंचना होता है, ठीक। अत्याचार करना होता है या हानि पहुंचाना होता है। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा? बाल की खाल निकालना मतलब कि किसी बात के एकदम तह तक जब पहुंचा जाता है तब उसे क्या कह देते हैं? बाल की खाल निकालना कह देते हैं। अर्थात विकल्प नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं। अब यह पैराग्राफ आप लोग पढ़िएगा। जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको खुद ही उत्तर दिया जाएगा, ठीक। चीन ना तो वर्ण व्यवस्था में ना तो वर्ण चीन में ना तो वर्ण व्यवस्था थी, ना जाति पाति का भेदभाव। परंपरा के अनुसार सम्मान के मुख्य पात्र क्रमशः विद्वान, राज्य पदाधिकारी, योद्धा, अध्यापक थे। साधारण लोगों में 9 श्रेणियां होती थी, ठीक। अन्य उत्पन्न करने वाले होते थे, माली, लकड़हारे, पशुपक्षी पालने वाले, बुनकर, नौकर, चाकर, कारीगर, व्यापारी और फुटकर काम करने वाले लोग, ठीक। कुलीनों तथा साधारण लोगों में अथवा श्रेणियों और व्यवसायों के ऊंच नीच का भेदभाव कायम था, पर यह विच्छेद नगण्य सा था, ठीक। अपनी योग्यता के अनुसार मनुष्य का स्थान घटता बढ़ता था। लोग आपस में विवाह आदि बिना किसी बाधा के करते थे, ठीक। चीनियों में विद्वान और सेनापति विशेष आदर के पात्र समझे जाते थे। हिजड़े, भाड़, गुलाम, हरकारे, वेश्याएं नीचे स्तर के लोग थे। चीन में गुलामों की दशा इतनी खराब नहीं थी जितना रोम और यूरोप। चीन में गुलामों की दशा इतनी खराब नहीं थी जितना कि कहाँ? रोम और यूरोप में थी, ठीक। जितना कि रोम और यूरोप में थी कि गुलामों में से घरेलू काम कराए जाते थे, उनकी विशेष जाति नहीं होती। यह उन्हें यद्यपि खरीदा बेचा जा सकता था तथा उसमें उनसे न तो नीच काम कराए जाते थे और न ही उन्हें सताया जाता था। अर्थात यह जो पूरा गद्य दिया गया है यह पूरे गद्य चीन की सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर होता है, ठीक है। पूरे गद्य का एक निचोड़ यह है कि जो चीन की सामाजिक व्यवस्था थी उसके लिए उसी को दर्शाया गया है। तो मित्र यहाँ पे देखिए कि इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया, उक्त उद्धरण, क्या लिखा गया? उक्त उद्धरण के अध्ययन से पता चलता है कि मध्यकालीन चीन में कैसी व्यवस्था थी। जाति प्रथा प्रचलित थी, सामाजिक जीवन काफी समुन्नत था, सामाजिक जीवन वैभवपूर्ण था, ठीक। सामाजिक जीवन वैभवपूर्ण था या वर्ण व्यवस्था से रहित था। तो चलिए मित्र इसका बताइए कि क्या था। अब देखिए कि शुरुआत में ही कहा गया था कि चीन में न तो वर्ण व्यवस्था थी न ही जाति पाति का भेद था, मतलब कि वर्ण व्यवस्था से एकदम रहित था। अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था से क्या था? रहित था। वर्ण व्यवस्था से क्या था? रहित था। तो यह क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला जो प्रश्न दिया गया है, अनुच्छेद तो आप पढ़ ही चुके हैं, अगले प्रश्न को देखिएगा आप लोग। इसमें देखिए दिया गया, उक्त उद्धरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। उक्त उद्धरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है तो क्या हो सकता है? मध्यकालीन चीन का सामाजिक जीवन, मध्यकालीन चीन में सामाजिक व्यवस्था, चीनी समाज में विविधता, चीनी समाज में गिरावट। अब हमने आपको बताया ना पूरा गद्य किससे दिया गया है? केवल और केवल कहाँ से दिया गया है? चीन की सामाजिक व्यवस्था से दिया गया है। तो इसमें जो दूसरा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उक्त उद्धरण का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, तो उपयुक्त शीर्षक इसमें क्या हो सकता है? चीन की सामाजिक व्यवस्था हो सकती है। मध्यकालीन चीन में सामाजिक व्यवस्था, यहाँ जीवन लिखा गया, यहाँ व्यवस्था, यह सामाजिक व्यवस्था को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ विकल्प नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। मध्यकालीन चीन की सामाजिक व्यवस्था हो जाएगा, ठीक। तो विकल्प नंबर बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है? अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है उक्त गद्य खंड का सारांश एक पंक्ति में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि कि अन्य तत्कालिक समाजों की तुलना में मध्यकालीन चीन में सामाजिक जीवन समुन्नत था। चीन का मध्यकालीन समाज विकास के शिखर पर था। चीन मध्यकालीन राज्यों में अग्रणी था, ठीक। मध्यकालीन चीन में सामाजिक जीवन विकासोन्मुख था। तो 128 में अगर आप देखते हैं कि 128 का क्या सही होता है, तो इसमें आप देखिए कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। उसमें क्या हो गया कि चीन की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें अन्य तत्कालिक समाजों की तुलना में मध्यकाल में चीन की सामाजिक व्यवस्था समुन्नत थी, मतलब कि अच्छी थी, ठीक।
तो विकल्प नंबर क्या था, ये सही हो जाएगा, विकल्प नंबर एकदम सही हो जाएगा, 128 का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगला क्वेश्चन कहा गया, चीन में सामाजिक इतिहास का अनुशीलन करने से पता चलता है कि चीन में सामाजिक भेदभाव अवश्य था, भले ही वहां वर्ण व्यवस्था नहीं थी। समाज के सभी सदस्य एक साथ जीवन नहीं जीते थे। चीनी समाज गुलामों की उत्पीड़ित करता था। मध्यकालीन चीन में नागरिक सुविधाओं का अभाव था। तो इसमें आप बताएंगे 100 कौन सा क्वेश्चन है, 129 का आप बताइए, 129 का कौन सा सही हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट। इसमें क्या हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था भेद अवश्य था, भले ही वहां वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सामाजिक सामाजिक भेदभाव अवश्य था। ठीक, तो विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि इसमें क्या हो गया है, इसमें 130 में देखिएगा, इसमें रिक्त स्थान दिया गया, इस रिक्त स्थान की पूर्ति करें कि नींव पर ही नूतन का महल बना है। ठीक, अब मतलब कि तपस्या की नींव पर, कि सिद्धि की नींव पर, कि पुरातन की नींव पर, कि प्रसिद्धि के नींव पर, किसके नींव पर क्या बना है। तब आप बताइए कि किसकी नींव पे क्या बना है। तो ध्यान दीजिएगा, तपस्या की नींव पे नूतन का महल तो बन नहीं सकता है। तो वहां को जो पुरातन, जो प्राचीन समय की हमारी व्यवस्था थी, उसी के तहत हमने नूतन महल बना रखा है हम लोगों ने। ठीक, तो 130 का क्या हो जाएगा, सी वाला विकल्प एकदम सही हो जाएगा, पुरातन। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, 131 का देखते हैं। 131 में दिया गया, जो सबको लगे वह अर्थ है, जो एक को ही लगे वह क्या है, सार्थ है, व्यर्थ है, अनर्थ है, एकार्थ है। तो सीधी सीधी बात है, जो सबको लगे वह अर्थ होता है, तो जब एक को लगेगा वह क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसका विलोम देख लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अर्थात विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो गया मित्र। अब इसके बाद फिर 132 को देखते हैं। तया पूर्वक प्रत्यय का प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है। तया, तया प्रत्यय या पूर्वक प्रत्यय किसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, किसको बनाने में प्रयोग किया जाता है। तया जो पूर्वक या जो दोनों शब्द होते हैं, अव्यय के शब्द होते हैं, तो इसमें देखिए संज्ञा तो बनेगी नहीं, सर्वनाम बनेगा नहीं, विशेषण बनेगा नहीं, इसमें केवल और केवल क्रिया विशेषण का निर्माण करेगा। ठीक, और यह जो क्रिया विशेषण होता है, यह क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। और अव्यय में तया और पूर्वक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, या सारे जो प्रत्यय होते हैं वही पे प्रयोग किया है, सफलता पूर्वक कहा जाता है। ठीक, तो यह सारे शब्द क्या हो जाते हैं, क्रिया, जो क्रिया विशेषण होता है यह अव्यय का होता है, यही विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 133 का देखते हैं हम लोग। 133 का देखते हैं, आई नामक प्रत्यय के प्रयोग से निर्मित चिकनाई, पंडिताई, ढिलाई, लिखाई क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, कि जातिवाचक संज्ञा है, लघुतावाचक संज्ञा है। तो सीधी बात है, जब आई वाई प्रत्यय आ जाएगी, आई प्रत्यय आ जाए, त्वा प्रत्यय आ जाए, ता प्रत्यय आ जाए, तो वहां तुरंत क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का बोध करवा देगा। ठीक, तो 133 के विकल्प नंबर भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मित्र, आगे चलते हैं। अगला देखिए 133 पे आते हैं हम लोग। कहा गया है, तो वाक्यांश दिए गए हैं, उत्तर के विकल्प में 4 शब्द दिए गए हैं, जो शब्द वाक्य या अनेक शब्दों का एक अर्थ रखता हो उसे अपने उत्तर के लिए चुने। जो कभी जन्म न ले, क्या कहा गया, देखिए 134 का क्या कहा गया, जो कभी जन्म न ले उसे हम क्या कहते हैं भैया, अजन्मा कहते हैं, अजर कहते हैं, अमर कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं। तो सीधी बात है कि जो कभी जन्म न ले वह क्या हो जाता है, अजन्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, अजन्मा कहलाता है। ठीक, अजर मतलब क्या हो जाता है, यहाँ आप जान लीजिए, अजर का अर्थ क्या हो जाता है, जो बूढ़ा कभी ना हो। ठीक, और उसके बाद फिर क्या लिखा गया, अमर, जिसका कोई विनाश ही ना हो वह अमर कहलाता है। अजात शत्रु मतलब जिसके पास कोई शत्रु ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो, जो कभी जन्म न ले तो उसे हम क्या कहते हैं, अजन्मा कह देते हैं। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे देखिए यहाँ जो अजर है, जो बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहते हैं। अमर का मतलब क्या हो, जो अविनाशी हो,
और अविनाशी मतलब जिसका कभी कोई नष्ट नहीं किया जाए, जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक, शत्रु ना हो, उसे हम क्या कह देंगे, तो वह क्या हो जाएगा, अजात शत्रु हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछा गया जिसका जन्म ना, जो कभी जन्म ना ले उसे क्या कहा जाएगा, अजन्मा कहा जाएगा। विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अब हम इसके आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 134 नंबर पर। फिर वही दिया गया है कि जो मतलब कि 135 का क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। जो सबसे आगे गिना जाए उसे अग्रगण कहा जाता, अग्रिम कहा जाता, अनगिनत कहा जाता, अनुगामी कहा जाता है। तो चलिए मित्र बताइए उसको क्या कहा जाता है। तो जो सबसे जिसकी गणना सबसे आगे किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, अग्रगण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्रगण कहा जाए। जो पहले आता है अग्रिम हो जाता है, जिसकी गिनती ना किया जा सके अनगिनत हो जाता है, जो पीछे से चल कर आता है उसे अनुगामी कह देते हैं। ठीक? उसे क्या कहे, अनुगामी कह देते हैं। इस तरह इसमें 135 का ए वाला विकल्प एकदम सही उत्तर हो गया। अब अगला क्वेश्चन दिया गया, अग्नि का अर्थ है लपट है, चिंगारी है, कि लौ है, कि आग है। सीधे से उत्तर है कि यहाँ क्या है, अग्नि का अर्थ क्या होता है, आग। आग की जो लपक होती है, जो उठती है, उसे लपट कहते हैं या उसे लौ कहते हैं। जो उसमें जब आग बुझने के बाद थोड़ी थोड़ी से आग बच जाती है तो उसे चिंगारी कहते हैं। ठीक, 137 का देखिएगा। 137 में क्या दिया गया, ओजस्वी का अर्थ क्या हो जाता है। ठीक, जो ओजस्वी होता है उसका अर्थ क्या हो जाता है, वीर होता है, तेजवान होता है, बलवान होता है, बुद्धिमान होता है। सीधी बात है, ओजस्वी मतलब क्या हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है। ठीक, तो विकल्प नंबर डी एकदम, जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराली को ओजस्वी कवि कहा जाता है। ठीक है, प्रेम और सौहार्द का कवि कहा जाता है। तो यह क्या हो गया कि यहाँ 137 का क्या हो गया, डी एकदम सही, बुद्धिमान हो गया। 138 की अगर हम बात करते हैं, 138 की बात करते हैं, मैंने तेरे को पुस्तक दी, वाक्य का ठीक रूप क्या है, मैंने तुझको पुस्तक दी, मैंने तुझको पुस्तक दी, मैं तुझको पुस्तक देता हूँ, मैंने तुझे पुस्तक दी, मैं तेरे का पुस्तक देता हूँ। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा मित्र, यह बताइएगा, फटाफट बताइएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाए, जैसे मैंने अलग अलग लिख दिया गया ना, इसको एक कर दीजिएगा। इसको आप क्या करेंगे, एक कर दीजिएगा। मैंने तुझे पुस्तक दी, तो विकल्प डी एकदम सही आंसर हो जाएगा। मैंने तुझको पुस्तक दी, गलत हो गया। मैं तुझको पुस्तक देता हूँ, गलत हो गया। मैं तेरे का पुस्तक देता हूँ, ये तो बेहद गलत है, यह तो बेहद गलत है। ठीक, तो विकल्प नंबर सी, 138 के विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा, मैंने तुझे पुस्तक दी। ठीक, उसके बाद देखिए 129 के देखिएगा, 129 में कौन सा सही हो जाता है। 129 में तो क्या दिया गया है, इन चार वाक्यों में एक शब्द में संयुक्त क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक, संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। वह मुझसे रूठ कर चला गया, मैं यह काम नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम इस भारी बोझ को उठा सकोगे। सूर्य पृथ्वी को प्रकाश देता है। तो मित्र ध्यान रखिएगा, यहाँ चला गया संयुक्त क्रिया हो, कर सका संयुक्त क्रिया, उठा सकोगे संयुक्त क्रिया, लेकिन प्रकाश देता है यह संयुक्त क्रिया नहीं है, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है। तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर, सूर्य पृथ्वी को प्रकाश नहीं देता है। तो विकल्प नंबर डी 139 का डी एकदम सही उत्तर हो गया। ठीक, तो चलते हैं आगे फिर, क्वेश्चन नंबर 140 देखिएगा। 140 में दिया गया है कि तीन पुल्लिंग दिया गया, एक स्त्रीलिंग दिया गया, स्त्रीलिंग शब्द को छांट लेना है। ठीक, तराजू, फीता, चरखा, रेल। तो सीधी बात है कि जो क्रियात्मक चीजें होंगी, जो बनी हुई होंगी, जो चलती फिरती होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 140 का जो कहा गया, तराजू, फीता, चरखा और रेल। रेल शब्द क्या हो गया, रेल चलती है। ठीक, रेल क्या है, चलती है। रेल शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। बाकी तराजू पुल्लिंग, फीता पुल्लिंग, चरखा पुल्लिंग। ठीक, तो यह सब सब पुल्लिंग होते हैं, केवल और केवल रेल क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद 141 पे चलते हैं। 141 में दिया गया, काले छपे मुहावरे को सही अर्थ बताइए। नाच नचाना, नाज करवाना, नृत्य कराना,
तंग करना, खुशामद करना। सीधी बात है, नाच नचाने का अर्थ क्या होता है? तंग करना। जब किसी को नाच नचा देने का मतलब होता है तो उसे क्या करना होता है? तंग कर देना। जब किसी को तंग कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नाच नचाना कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाए, तंग करना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 142। 142 देखते हैं कि दिए गए वाक्यों में को पढ़िए, प्रत्येक वाक्य को 4 भागों में बांटा गया। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे छाटिए। उसे क्या करना है? छाटना है। ठीक, उसे क्या करना है? छाटना है। अब देखिए कि कहा गया अजीत पत्तियां बटोरने लगा, थोड़ी देर में पत्तियों के ढेर लग गए। ठीक, तो थोड़ी देर में पत्तियों के जो ढेर लग गए, तो यह वाक्य क्या हो जाएगा? यही वाला अशुद्ध हो जाएगा, पत्तियों के ढेर लग जाना। ठीक, अजीत पत्तियां बटोरने लगा, थोड़ी देर में, यहाँ तक तो सही है, पत्तियां बटोरने लगा, थोड़ी देर में पत्तियों के ढेर लग गए। पत्तियों तो बात ही, पत्तियां बटोर ही रहा था ना, थोड़ी देर में उसका क्या हो गया? ढेर लग गया। ठीक, तब जब ढेर लग जाए तब पत्तियों का ढेर कहा जाएगा, लेकिन उसके पहले नहीं कहा जाएगा। अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो। 142 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें 143, क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। 143 चलते हैं। कहा गया नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए, प्रत्येक वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसे छांटिए। विद्यार्थियों ने प्राचार्य को एक फूल की माला पहनाई। ठीक, अब विद्यार्थियों ने प्राचार्य को क्या पहनाई है? एक फूल की माला पहनाई है। तो इसमें देखिए कि इसमें कौन सा सही हो गया। अब देखिए भैया कि यहाँ जो सही वाली बात करते हैं तो सही मतलब क्या हो गया? एक फूल की माला नहीं होती, केवल फूल की माला होती है। एक फूल की माला बन नहीं सकती है। फूल की माला पहनाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक शब्द गलत है, यहाँ विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 144 पे चलते हैं। पर्यायवाची के 4 विकल्प दिए गए हैं, एक को सही देखना है। अद्भुत की पर्यायवाची शब्द क्या? अजीब है कि अनोखा है, आश्चर्य, विलक्षण है, अनुपम है, विचित्र है। ठीक, अद्भुत, अद्भुत मतलब क्या हो जाता है? जो अलौकिक हो, अपूर्व हो, उसे हम क्या कहते हैं? अद्भुत कहते हैं। ठीक, विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर कर दीजिएगा। ठीक, एक मिनट, इसको सही कह लीजिए। जैसे कि अद्भुत का पर्यायवाची शब्द पूछा, अजीब, अनोखा, अनुपम, विचित्र, आश्चर्यजनक, विलक्षण, अपूर्व, अलौकिक। ठीक, जो अद्भुत होता है वह क्या हो जाता है? आश्चर्यजनक होता है, और क्या हो जाता है? विलक्षण होता है, मतलब उसका कोई लक्षण निश्चित, मतलब जो चमत्कारी होता है, अद्भुत आश्चर्य हो जाता है, आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। ठीक, विस्मय होता है, यह सारे क्या हो जाते हैं? अद्भुत के साथ ही चले जाते हैं। ठीक है, तो यह आश्चर्य हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर 144 का सी कर लीजिएगा सही। ठीक, अब इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर देखते हैं। 145 देखते हैं कि निम्न प्रश्नों के दो दो पर्यायवाची शब्दों के 4 विकल्प में से एक विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है। ऐश्वर्य शब्द दिया गया है। ऐश्वर्य बड़ाई होता है, आनंद होता है, वैभव होता है, विलास होता है। ठीक, कि विलास होता है, सुख होती है, संपन्नता होती है, संपदा होती है, वैभव होती है। ऐश्वर्य का मतलब क्या हो जाता है? ऐश्वर्य का जो पर्यायवाची होती है तो वह कौन सी हो जाती है? संपदा होती है और वैभव हो जाती है। ठीक, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 145 का क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 146 की बात करते हैं। 146, 146 में क्या दिया गया है कि प्रश्नों में विकल्प को चुनना है। बीमार, बूढ़ा, अधेड़, जवान आदि विशेषण का बोध कराते हैं। किसका? स्वभाव का, स्वाद का, अवस्था का, कि रूप का। बीमार है तो वह क्या है? बूढ़ा, अधेड़, जवान आदि किसका भी कराते हैं? अवस्था का। ठीक, और यह सारे शब्द कहाँ, यह अवस्था कहाँ चली जाती है? गुणवाचक विशेषण में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? गुणवाचक विशेषण में चली जाती है। ठीक, कहाँ चली जाती है? गुणवाचक विशेषण में चली जाती है मित्र। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बूढ़ा, बीमार, अधेड़, यह क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण की अवस्था का बोध करवा रही होती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है?
दिया गया 3 एक वचन है, एक बहुवचन है, बहुवचन को छांट लेना, गमला, कुर्सी, पुस्तकें, बस। तो इसमें सीधी बात है, पुस्तकें लिखा गया जब ए, जहां पर ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ठीक, अनुस्वार लगा हो या चंदबिंदी लगी हो वाक्य के अंत में, वो यह सब जब किसी भी शब्द के अंत में आते हैं, शब्द के अंत में लगे हों, तो वहाँ अधिकांश रूप में, तो वहाँ क्या हो जाए, अधिकांशता क्या हो जाता है, अधिकांशतः, अधिकांशतः इस क्या हो जाते हैं, बहुवचन हो जाते हैं, ठीक। अधिकांशतः शब्द क्या बन जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 148 देखिएगा। 148 में दिया गया 3 एक वचन है, एक बहुवचन है, बहुवचन शब्द को छांटना है, दिन, रातें, चप्पल, कलम। तो सीधी बात है, रातें हो गया, क्योंकि रात का एक वचन क्या होता है, रात, और रातें कह दिया जाता है तो क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है। तो यह बी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर 149 की हम बात करते हैं। 149 की हम बात करते हैं। 149 क्या होता है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं, अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र, कुंजर हाथी, कंजर हाथी का बच्चा। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, इसमें क्या हो जाएगा, डी वाला, एकदम डी वाला सही नहीं है, ठीक। कंजर का अर्थ हाथी का बच्चा नहीं होता है, ठीक। विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, 150 पे देखते हैं। क्या देखते हैं, 150 को देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि निम्न से कौन सा युग्म सही नहीं है, क्रम सिलसिला हो गया, कर्म कार्य हो गया, गिरि पहाड़ हो गया, कुल सहारा हो गया। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें मैं तो देखिए कि क्रम का सिलसिला हो जाता है, क्रम कार्य हो जाता है, गिर का अर्थ पहाड़ होता है, ये तो सही है, लेकिन कुल का अर्थ सारा नहीं होता है, ठीक। तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज क्या हुआ कि जो प्रश्न, जो टेस्ट हमारे यहाँ जो छठा हुआ था, उसका हमने क्या किया, हिंदी का हल करवा दिया, हिंदी हल हो गई, ठीक है। तो अब आप लोग इसको मिलान कर लीजिएगा, जहाँ पे कोई दिक्कत आएगी वहाँ आप हमें बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि आप लोग टेस्ट पेपर दे रहे हैं, सॉल्व पेपर हमारा देख रहे हैं, तो अपने इसे दोस्तों को भी शेयर करिएगा, और इस मिशन इंस्टीट्यूट का जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब भी करवाइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का यहीं तक दौर हमारा आपका रहा है। इसके बाद फिर हम लोग कल फिर मुलाकात करते हैं, नेक्स्ट जो 7वां टेस्ट सीरीज होता है उसका हल प्रश्न पत्र लेकर। चलिए ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।